अस्सलामुअलैकुम, इजलाल से e-bike.pk प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो जो हम बनाएंगे वो यामा मोटर्स के हवाले से बात करेंगे। बेसिकली यामा मोटर्स का आप सबकी नॉलेज में होगा, आप सबने न्यूज़ सुन ली होगी। यामा मोटर्स पाकिस्तान से एग्जिट कर रहा है और पहले मुख्तलिफ उसने फेजेस दिए हैं। पहले फेज में वो प्लांट उसने बंद किया, फिर उसके बाद सेल्स और फिर इस तरीके से पार्ट्स के हवाले। आज हम कोशिश करेंगे अपनी इस वीडियो में इसको हम एक कंप्लीट एनालिसिस करें इसका, इस कंपनी का, और कि किस तरह से ये कंपनी आई और पाकिस्तानी मार्केट में क्या उसको चैलेंजेस उसने फेस किए और क्या उनसे मिस्टेक्स हुई। अच्छा, सबसे पहले तो हम चलते हैं यामाहा जो इस मार्केट में एंटर हुआ वो तकरीबन कोई 70 की दिहाई में 1972 1974 में इसने दाऊद के साथ एक इश्तराक कायम किया था। एक जॉइंट वेंचर था और एक अच्छा जॉइंट वेंचर कायम किया था पाकिस्तानी मार्केट के लिए, और उसमें वो एक बड़ी कामयाब मोटरसाइकिल उस वक्त उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी, वो थी YB100, जो कि 100 सीसी की बाइक थी और 2 स्ट्रोक बाइक थी। और बड़ी कामयाबी से ये जॉइंट वेंचर दाऊद का और यामा मोटर्स का चलता रहा और ये तकरीबन कोई 2008 तक चलता रहा और बहुत कामयाबी से YB100 मोटरसाइकिल्स यामा सेल कर रहा था इस मार्केट के अंदर। एटलस होंडा भी पैरेलल अपनी मार्केट एक उसने अच्छी बना ली थी और ये एक अच्छा कंपटीशन चलता था। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई कि जब 2008 में एक ऑब्वियसली एक पूरी दुनिया में 2 स्ट्रोक बाइक्स का था, पाकिस्तान में भी 2 स्ट्रोक बाइक्स को बंद होना था, तो फिर यामा ने फैसला ये किया कि वो 2 स्ट्रोक को कंप्लीटली बंद कर दे। और यहाँ पे दाऊद की तरफ से जो मार्केट को देख रहे थे और मार्केट में काफी अरसे से ऑपरेट करते थे, उनका यही था कि जी मार्केट को देखते हुए कोई ऐसी मोटरसाइकिल को इंट्रोड्यूस किया जाए कि जो कि मासेस को अट्रैक्ट कर सके। अब ये पाकिस्तान की मार्केट अगर एज ऑफ नाउ आप देखते हैं कोई 255 मिलियन की पॉपुलेशन है और बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, जो कि मेजॉरिटी बाइक यूजर हैं, टू व्हीलर यूजर हैं, और वो उनके लिए अफोर्डेबिलिटी टू व्हीलर ही है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी मार्केट तस्वुर की जाती है। क्योंकि अगर हम देखें एटलस होंडा को, वो भी कोई तकरीबन 60 की दिहाई से अब तक कामयाबी से अपनी मोटरसाइकिलें बेच रहा है इस मार्केट के अंदर, और बड़ी कामयाबी के साथ एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और एक अच्छा डोमिनेंट प्लेयर है जिसका कोई मुकाबला कोई भी नहीं कर पा रहा। पूरी इंडस्ट्री में मिलके एटलस होंडा के साथ मुकाबला नहीं कर पा रही अब तक। अच्छा, अब हम अगेन वही बात करेंगे 2008 में जब फैसला किया यामाहा ने कि हम इसको डिसकंटिन्यू करेंगे, तो दाऊद ने का ऑप्शन यही था कि जी हम एक ऐसी बाइक लेके आए जो कि 90 सीसी या 70 सीसी रेंज में कोई ऐसा ऑप्शन हो कि जो कि मासेस को अट्रैक्ट कर सके और हम कंपीट कर सकें एटलस होंडा से, जो कि वो नहीं हो सका क्योंकि यामा मोटर्स का यही था कि जी ग्लोबली वो 125 सीसी मिनिमम उनकी रेंज है और ग्लोबली दुनिया में जो बाइक्स चल रही हैं वो 125 सीसी ही मिनिमम रेंज है। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहां पे 70 सीसी बाइक्स आपको मिलती हैं। दुनिया में कहीं कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे 70 सीसी बाइक्स अवेलेबल हो। अच्छा, पाकिस्तान में 70 सीसी ही मोटरसाइकिल्स अवेलेबल हैं, जैसा हम बात कर रहे हैं, और वो एटलस होंडा कर रहा है। होंडा भी अगर देखा जाए ग्लोबली, होंडा कॉर्पोरेशन कहीं भी दुनिया में 70 सीसी मोटरसाइकिल्स नहीं बना रहा। ठीक है, कब उनकी बाइक एक बाइक जो कि बड़ी कामयाब मॉडल है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस की और बड़ी कामयाबी से बेची, लेकिन 70 सीसी किसी दुनिया के हिस्से में नहीं बिकती, सिर्फ पाकिस्तान में ही मिलती है और बनती भी यही है। क्योंकि होंडा ने जो एक कामयाबी का अगर सफर तय किया तो उसकी सबसे बड़ी खास वजह ये थी कि वो 70 सीसी वो उसने इस मार्केट को अंडरस्टैंड किया बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इस मार्केट की जो अफोर्डिंग कैपेसिटी थी उसको देखते हुए उसने एक ऐसी मोटरसाइकिल को इंट्रोड्यूस किया जो कि एक अच्छी रीजनेबल प्राइस में मिल जाए और उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी हो और फ्यूल इकोनॉमी भी उसकी अच्छी हो, जो मार्केट ने एक्सेप्ट की। और वो एक्सेप्टेंस के बाद से अब तक अगर देखा जाए तो कोई भी उस चीज को अब तक नहीं डिनाई कर सका। हाँ, ये इस पर डिबेट होती है बहुत सारी कि जी होंडा ने 70 सीसी में कोई तब्दीलियां नहीं की। अब ये, और पैसे बहुत ज्यादा बढ़ गए, उसकी क्वालिटी उतनी नहीं है, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन अगर देखा जाए तो होंडा ने सही तरीके से इस मार्केट को अंडरस्टैंड किया, रीड किया और अपनी एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया जो कि अब तक कामयाबी के साथ चल रही है। अब हम बात करें अगर यामाहा की, यामाहा का जो मोटर्स का यही कहना था कि जी ग्लोबली उनकी 125 सीसी बाइक्स हैं, तो वो अब इस तरह की बाइक कोई भी कंटिन्यू नहीं करेंगे और वो फिर एग्जिट कर गए इस मार्केट से। और उसको दोबारा उन्होंने मार्केट में तो कोई 2015 में यामा मोटर्स ने दोबारा इस मार्केट में एंटर हुई और यामा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी फॉर्म की, पोर्ट कासिम पे
का उन्होंने अपना प्लांट लगाया और ये देखते हुए कि होंडा बड़ा कामयाब है इस मार्केट के अंदर, उन्होंने दोबारा से एक असेंबलिंग प्लांट लगाया और एक कोई $250-300 मिलियन की इनिशियल उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके अपनी 4 वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस कराए। अच्छा, अब यहाँ ये एक बड़ी काबिल जिक्र बात यह है कि यामाहा का जो एक ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि कोई तकरीबन साल की 4 से 5 लाख बाइक्स उनको बेचना थी इस प्लांट को बनाने के बाद, और ये उनका ऑब्जेक्टिव था जो कि अब एग्जिट करते वक्त भी वो उसके करीब करीब तक भी नहीं पहुंच सके। उसकी सबसे बड़ी वजूहत अगर हम देखें तो पाकिस्तान में 125 सीसी की एक लिमिटेड मार्केट है। कोई बहुत ज्यादा अगर देखा जाए, अगर आप फिगर्स निकालें, स्टैट्स देखें, जितनी भी मोटरसाइकिल सेल हो रही है उसमें मेजर चंक जो सेल हो रहा है वो 70 सीसी का है। अब 125 सीसी का इतना बड़ा चंक 4 से 5 लाख मोटरसाइकिल जो उनका एक था आइडिया और एक ऑब्जेक्टिव था कि हम वो अचीव करेंगे, वो नहीं कर पाए और वो कर भी नहीं सकते थे। उसकी वजह ये थी कि 125 सीसी मासेस की बाइक नहीं है और 70 सीसी जो बाइक थी वो मासेस की बाइक थी। अब उसमें उस वक्त अगर ये उस चीज को देखते, ये इंट्रोड्यूस करा रहे थे 125 सीसी की, उसमें एक मुख्तलिफ वेरिएंट्स लेके आ सकते थे। 70 सीसी में कोई बेहतर उसका वर्जन लेके आ सकते थे, 80 सीसी, 90 इस तरह की बाइक्स कोई अगर वो इंट्रोड्यूस कराते जो कि कंपीट करती है एटलस होंडा से, तो एक मार्केट में एक अच्छा कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन हो सकता था। प्राइस वाइज करते, क्वालिटी करते, लेकिन वो नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली, और वो उन्होंने नहीं किया और वो 125 पे स्टिक करके इस मार्केट के अंदर ये आस लगा के बैठे कि जी हम 4 से 5 लाख मोटरसाइकिल्स बेचेंगे, जो कि नामुमकिन था। ठीक है, मार्केट बड़ी है, लेकिन उस वक्त जिस वक्त ये इन्होंने लॉन्च की उस वक्त उसकी प्राइस रेंज कोई 1,25,000 और 1,30,000 के करीब थी। अच्छा, वही प्राइस रेंज तकरीबन अगर आप देखें 2015-14 में होंडा सीजी 125 की भी वही प्राइस रेंज थी। मतलब आए तो वो ठीक है, उनकी प्राइस रेंज सेम थी। अब अगर आज के दिन में अगर हम देखें तो प्राइस में बहुत जमीन आसमान का फर्क आ गया। आज होंडा की प्राइस कोई तकरीबन 2,35,40,000 के करीब है सीजी 125 की, और यामाहा की मिनिमम जो वेरिएंट है उसका रेंज, उसकी प्राइस रेंज भी तकरीबन कोई तकरीबन 1,90,000 और 2 लाख का प्राइस डिफरेंस आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा प्राइस डिफरेंस था अगर आज भी अगर हम देखें। अब उसकी और भी बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे पहली चीज तो ये जो हमने आपसे डिस्कस की कि वो और दूसरे वेरिएंट्स नहीं लेके आए। अच्छा, फिर वो जो वेरिएंट्स थे उसमें भी अगर आप देखें तो चारों वेरिएंट जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए वो सेम इंजन, और उसमें इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं था, जो कि कंफ्यूजन थी एक यूजर के लिए कि वो कौन सी बाइक को परचेज करे। थोड़े से डिफरेंस के साथ उसने लॉन्च किया कि ऑप्शन यूजर के पास नहीं था 125 सीसी का, वो और क्या ले सकता था। अब 125 सीसी का जैसे हम बात कर रहे थे कि अब उस वक्त इस पॉइंट पे जैसे वो अगर वो इंट्रोड्यूस कराता, जैसे हमने अभी बात की 70 से 90 सीसी के दरमियान, तो वो एक अच्छा कंपटीशन हो सकता था और एक मार्केट में उनके पास ऑप्शन था compete करने का और एक अपना अपनी अपने ब्रेक इवन को टच करने का और अपनी सेल्स को बढ़ाने का। लेकिन ये एक ऐसा था कि 125 सीसी में उनका आपस में ही उनकी चारों वेरिएंट्स का कंपटीशन होता था और वो बड़ा मुश्किल हो गया था। अगर आप देखें लास्ट फिगर्स भी कोई 500-600 के करीब बाइक्स महीने की वो बेच रहे थे, जिससे वो आप compete नहीं कर सकते अपने जो मार्केट लीडर है होंडा, एटलस होंडा, उसके साथ आप नहीं कर सकते थे इन फिगर्स के साथ। फिर उसके अलावा अगर देखा जाए इसमें कोई व्हील इन्वेंट करने की जरूरत नहीं थी, आपने वही मॉडल फॉलो करना था जो एटलस होंडा ने फॉलो किया था। उसने एटलस होंडा ने तो अपनी मार्केट बनाई, अगर देखा जाए एक नई मार्केट बनाई 70 सीसी की, जो कि नहीं थी इस मार्केट में। सिर्फ अंडरस्टैंड किया मार्केट को, मासेस को देखा और ये देखा कि मासेस की परचेजिंग पावर क्या है। मासेस की परचेजिंग पावर को देखते हुए उसने 70 सीसी को लॉन्च किया। फिर इसी तरह फ्यूल इकोनॉमी उसने दी 70 सीसी को लॉन्च करके कि बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट बाइक थी। अगर देखा जाए 40 से 60 किलोमीटर उसकी रेंज थी एक लीटर के अंदर, तो ये चीज उसने फॉलो की कि जी फ्यूल इकोनॉमी में भी। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें एटलस होंडा की फ्यूल इकोनॉमी के साथ साथ पार्ट्स की, आप ये देखिए कि एटलस होंडा ने जो एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, वो इतने इकोनॉमिकल पार्ट्स थे उनके बाइक्स के, खासतौर पे 70 सीसी जो कि उनकी एक लीडिंग वेरिएंट है, सबसे ज्यादा सेल उसकी होती है, उसकी सेल इतनी ज्यादा होती है, उसमें पार्ट्स का भी आप देखें कि पार्ट्स भी उसकी अवेलेबिलिटी है और बहुत ही इकोनॉमिकल पार्ट्स, पूरी मार्केट के अंदर वो पार्ट्स अवेलेबल। उन्होंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, उन्होंने मार्केट के अंदर पार्ट्स दिए अपने। लोगों ने उसके बाद जब देखा इतनी सेल हो रही है, बहुत सारे लोगों ने अपने पार्ट्स भी लेके आए जो कि लोकल वेंडर्स थे, वो उन्होंने खुद बनाए भी और वो इंपोर्ट भी कर रहे थे चाइना से। तो एक बहुत बड़ी मार्केट पार्ट्स थी, तो इसी वजह से उनको कभी भी इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आई कि उनके पार्ट्स बाइक के किसी भी वेरिएंट के अवेलेबल ना हो। उनके 3S डीलर्स के पास भी अवेलेबल थे। फिर उन्होंने दूसरी चीज जो ये की कि वो मार्केट में
अपने जो डीलर्स बनाए वो खाली ऐसा नहीं हुआ, जैसे यामाहा का अगर हम देखें, यामाहा ने रिस्ट्रिक्ट किया अपने 3S डीलर को कि वो पार्ट्स भी रखें, जबकि ऐसा अगर हम सुजुकी को देखें, एटलस होंडा को देखें, सुजुकी ने भी अपने पार्ट्स के अलग डीलर बनाए और ऐसा नहीं किया कि वो 3S या 2S डीलर और सिंगल एसपी डीलर आपको सुजुकी के और एटलस होंडा के मिल जाएंगे। और फिर इतनी ज्यादा उनकी सेल होती थी कि उसमें फिर लोगों ने अपनी पार्ट्स भी लेके आए और खुद भी बनाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से पार्ट्स की अवेलेबिलिटी वो थी। जबकि यामा की तरफ से रिस्ट्रिक्ट किया जाता था डीलर को कि वो पार्ट्स रखे, जबकि जो डीलर सेल कर रहा है उसका कंसर्न नहीं होता था पार्ट्स से। तो ये अगर उस चीज पे फोकस करते मार्केट के अंदर, जो कि पार्ट्स की मार्केट है, उसमें यामा के डीलर पार्ट्स के डीलर अपॉइंट करते और वहां पार्ट्स देते, तो ये पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का भी इतना इशू नहीं होता और मार्केट में पार्ट्स मिल जाते लोगों को। जो कि अभी अगर देखा जाए वो सिर्फ यामा के डीलर्स के पास था, और यामा के डीलर मजबूरी की वजह से, क्योंकि उनको बाइक्स लेनी थी, इस वजह से वो पार्ट्स रखते थे और वो उनका पार्ट्स की डीलिंग से या पार्ट्स की डील से कोई ज्यादा फोकस नहीं होता था, जिसकी वजह से तो कोई एक तरह से रिस्ट्रिक्शन होती थी कि जो इंपोर्टर पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, यामा के फर्स्ट कॉपी पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो वो फिर मुंह मांगे कीमत देते थे, क्योंकि वो ये देखते थे कि जी यामा के डीलर के पास जो 3S डीलर है वो प्राइस अगर ये दे रहा है तो इससे कम की प्राइस में हमें ये इंपोर्टर जो कि चाइना से इंपोर्ट कर रहा है वो हमें पार्ट्स अवेलेबल थे। तो ये बहुत सारी वजूहात थी जिसकी वजह से जो है यामाहा पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकी। अगर यामाहा अपना दूसरे कोई वेरिएंट लेके आता इस मार्केट को अंडरस्टैंड करते हुए, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का कोई एक सिस्टम होता है, उसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी होती है और वेरिएंट्स होते हैं, क्योंकि 4 वेरिएंट जो कि सेम कैटेगरी के सेम सीसी इंजन पे, उसी इंजन के ऊपर वो बना रहे हैं, तो इसकी वजह से आप नहीं कंपीट कर सकते और आप नहीं सक्सेसफुल हो सकते। अब यामाहा का जो कहना था वो यही था कि जी हम 125 सीसी से नीचे नहीं जा सकते। अब अगर आप पाकिस्तानी मार्केट में आना है, जो कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, उसमें अगर आप आते हैं तो आपको मार्केट के ऊपर जाके ग्राउंड के ऊपर देखना होता है कि क्या चीज लोगों की रिक्वायरमेंट है, लोग क्या चाहते हैं, आपने उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है और एक कोई प्रोडक्ट या कोई वेरिएंट ऐसा देना होता है जो कि मार्केट की रिक्वायरमेंट हो। एटलस होंडा कॉर्पोरेशन भी दुनिया में कहीं भी 70 सीसी मोटरसाइकिल नहीं बना रहा, सिर्फ इसी मुल्क में बना रहा है और उसकी वजह ये कि उसको सक्सेस मिल रही है। और वो इसी तरीके से अगर उस पॉइंट पे दाऊद के साथ जब ये काम कर रहे थे, उस वक्त अगर ये 4 स्ट्रोक पे 80 सीसी या 90 सीसी लेके आते तो कामयाब होते। इसी तरीके से अगर जब दोबारा से इस मार्केट में एंटर हुए तब भी अगर ये इस तरह के वेरिएंट्स अवेलेबल होते तो बहुत कामयाबी मिलती यामाहा को और वो एक यहाँ पे एक सक्सेसफुल प्लेयर बन सकता था। तो ये कुछ ऐसी वजूहात थी जिसकी बिना पे यामाहा जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में कामयाब नहीं हो सका। और ये हमारा छोटा सा एनालिसिस था इस कंपनी के बारे में, जो कि अगर देखा जाए तो वो ये वजूहात थी, 3 से 4 बड़ी वजूहात थी जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो सका। इस मार्केट के लिए आपको उसी मार्केट को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, लोगों की साइकी को देखना पड़ता है, परचेजिंग पावर देखनी पड़ती है और उस मुल्क की इकोनॉमी देखनी पड़ती है। ये नहीं हो सकता कि जो ग्लोबल चीज आप अडॉप्ट की हुई है वही चीज आप सेम हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर वो आप उसको अडॉप्ट करके उसको सक्सेस मिल जाए आपको। तो ये कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से यामाहा पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकता।